हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19। ये वर्कशीट क्लास 8 का है। विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जल संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ये वर्कशीट है 24 सितंबर 2021 का। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इमेज देखेंगे। पहला इमेज दिया है यमुना नदी में प्रदूषण। यमुना नदी में प्रदूषण होने से क्या हो रहा है बच्चों? हमारा पीने योग्य जल जो है वह प्रदूषित हो रहा है। और पीने योग्य जल का प्रदूषित होना बीमारियों की मुख्य वजह है, क्योंकि जल क्या है? जीवन है। हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इस पृथ्वी पर 3 मुख्य चीज़ें हैं जीवन को जीने के लिए: जल, हवा और भोजन। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई एक हमें ना मिले तो भी हम सबका जीवन असंभव है। इसीलिए इन तीनों का होना अति आवश्यक है। जल को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें गंदगी नहीं डालनी होगी। नालों को हमें जल से नहीं जोड़ना चाहिए। शहरों की सारी गंदगी कहाँ जा रही है बच्चों? इन नदियों में जा रही है, जिस वजह से हमारे पीने का पानी बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। इसकी सुरक्षा हम सभी का दायित्व है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें नदियों और तालाबों को सुरक्षित रखना चाहिए। इसमें कूड़े नहीं फेंकने चाहिए, तभी हमारा जल जो है वह स्वच्छ रहेगा। दूसरा चित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है? स्प्रिंकलर, यानी पानी छिड़कने वाला। इससे क्या हो रहा है बच्चों? पौधों में पानी दिया जा रहा है। और ये जो है वह बहुत ही अच्छा स्रोत है पानी देने का। इससे पानी बर्बाद भी नहीं होता है और सभी पौधों तक पानी आसानी से पहुँच भी जाता है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। चलिए देखें कि जल को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। तो क्या कहा जा रहा है कि वन और अन्य वनस्पति क्या करते हैं? धरातलीय प्रवाह, यानी जो भी पानी धरातल के ऊपर है उसको अवशोषित कर लेते हैं और जो पृथ्वी के अंदर पानी का स्तर है उसको बनाए रखते हैं, यानी वाटर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। आगे, पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए ताकि उसका पानी बर्बाद ना हो। रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई अधिक प्रभावी होता है। अभी यहाँ पे हमने चित्र 1.2 में देखा है स्प्रिंकलर सिंचाई। इस सिंचाई से हर एक पौधे को एक उचित मात्रा में पानी प्राप्त होता है। दूसरा, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, किन किन तरीकों को बताया गया है इसमें। तो हमें सिंचाई कैसी करनी चाहिए? स्प्रिंकलर करनी चाहिए। ठीक है, और सिंचाई के लिए जो नहरें बनी हुई हैं उसकी भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए और पक्का बनाना चाहिए ताकि पानी बर्बाद ना हो। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हमें पानी को बचाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल
स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? तो स्थल मंडल यानी भूमि, स्थल मंडल कहने का अर्थ है भूमि। उसके बाद जल मंडल, तालाब, नदियाँ, नहरें, ये सभी जल मंडल में आता है। वायुमंडल, जहाँ हवा होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वह जीवों के लिए अति आवश्यक है। आगे कहा जा रहा है जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि जैव मंडल में जीवों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, और इसे ही हम सभी जानते हैं किस रूप में? पारितंत्र के रूप में। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़ों और जलीय जीवन भी शामिल हैं। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटन के रूप में भी कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को वो खाता है जिससे हमारा पर्यावरण जो है वह स्वच्छ रहता है। इसीलिए प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब देखते हैं इसका वितरण। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वनस्पतियों को किन किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों? तो जंगलों में, घास के मैदानों में, झाड़ियों में इत्यादि में क्या किया गया है? इसका वितरण किया गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, पेड़ों का आहार और उनका घनत्व कम होता जाता है। जैसा कि बच्चों यहाँ कहा गया है कि नमी युक्त क्षेत्र में पेड़ पौधे जो हैं वह आसानी से क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है? पेड़ों का आकार और उनका घनत्व भी घटता जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं, यानी जहाँ सामान्य वर्षा होती है, न ज़्यादा न कम, वहाँ की जो वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं वह छोटी छोटी होती हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। अब जैसे आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ वर्षा जो है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से वहाँ कैसे पेड़ पौधे होते हैं? तो कांटे युक्त, जैसे कि खजूर का पेड़ हो गया आपका, या आप कह सकते हैं ताड़ का पेड़ हो गया, कैक्टस हो गया। तो ये सभी कैसे पौधे हैं? ये सभी कटीले पौधे हैं। इन्हें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। उसके बाद हमारा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। अब हम कैसे इसे बचा सकते हैं? यहाँ देखिए, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय और प्राकृतिक कारण हैं जो इन संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अब देखिए बच्चों, कैसे वनस्पति और वन्य जीव जो हैं वह लुप्त होते जाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ है मनुष्यों का। मनुष्यों का लालच जो है वह कम ही नहीं हो रहा, और इसी वजह से वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई होने से जो वन्य जीव उसमें रहते हैं वो सभी मारे जाते हैं। साथ ही मिट्टी का कटाव हो रहा है जंगलों में।
बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। अचानक से आग लग जाना, आग लगने से भी बहुत सारे वन्य जीव जो हैं वह उसमें मारे जाते हैं। सुनामी, भूस्खलन, तो ये सभी प्राकृतिक कारण हैं किसके? वनस्पति और वन्य जीवों के नष्ट होने के। तो जो मनुष्यों के द्वारा है उसे रोका जा सकता है ताकि वन्य जीव और वनस्पति सुरक्षित रहे। आगे कहा जा रहा है एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अब देखिए, कुछ विशेष प्रकार के वन्यजीव और वनस्पति जो हैं वह विलुप्त होने के कगार पे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, निचर हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये सब क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, निचर, ये सब वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं ताकि मनुष्य उसका विनाश ना करे और प्राकृतिक आपदाओं से भी कुछ हद तक हम इन्हें बचा लेते हैं। आगे है महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्रभूमि और झीलों का संरक्षण भी आवश्यक है। सामाजिक विनिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए, लोगों को इस तरीके से भी जागरूक किया जाता है। उनको कुछ इस तरीके का प्रोग्राम दिखाया जाता है जिससे वह वन्य जीवों और वनस्पति की सुरक्षा के प्रति जागरूक होते हैं। स्कूली बच्चों को प्राकृतिक शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति इन पर हमला करता है या इन्हें मारता है तो भारत सरकार उन्हें दंड देगी। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की भी स्थापना की गई है जो जानवरों और पक्षियों के कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार निषिद्ध है, यानी लोग उन्हें अपने फ़ायदे के लिए उपयोग नहीं कर सकते। और हम सब जागरूक होंगे तो हम सब वन्य और वन्य जीवों को सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए बच्चों, अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? किन्हीं दो को लिखिए। तो बच्चों, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला आप लिखेंगे कि सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, निचर, ये सभी जो हैं वह किस लिए बनाए हैं? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे कि सरकार ने शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना कानूनी अपराध घोषित किया है या गैर कानूनी माना है। अगर कोई इसका व्यापार करता है या इन्हें मारता है तो सरकार उन्हें सख्त से सख्त सजा देगी। दूसरा प्रश्न है, भूमि संसाधनों के संरक्षण के 3 तरीके सुझाइए। भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 तरीके। तो बच्चों, यहाँ पे 3 उपाय आपको सुझाने के लिए कहा गया है। तो पहला आप लिख सकते हैं वन संरक्षण, दूसरा लिखेंगे वृक्षारोपण और तीसरा आप लिखेंगे जल संरक्षण। तीसरा प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो अभी हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा है, तो इसका उत्तर हम यहीं से लिख लेंगे। इसका उत्तर आप, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखें बच्चों। जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को परितंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों, वर्कशीट संख्या 19 यहीं समाप्त होता है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।